Physical Education, Chapter 3, Yoga and Lifestyle. So, first of all, as we have learned in earlier class, in class 11, what is yoga. So, first I would like to remind you about yoga and lifestyle. So, what is yoga? Yoga is a Sanskrit word which means unification of mind and body. जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से एक जगह पर उपस्थित होते हैं उसे हम योगा कहते हैं. Now what is lifestyle? Lifestyle is a way of living. हमारे जीवन जीने का जो तरीका है उसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है लाइफस्टाइल डिजीज क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उन लाइफस्टाइल डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं. अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीज से बचने के में योगा जो है वो हमारी किस तरह से हेल्प करता है. ऐसे कौन कौन से आसन हैं जिनकी हेल्प से हम अलग अलग लाइफ डिजीज से बच सकते हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज आसन. तो आसन इज अ स्टेट ऑफ बॉडी इन विच द बॉडी में बी पोजीशन इजीली. संस्कृत में आसन की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो है स्थिर सुखम आसन. यानी कि वो पोज, बॉडी का वो पोज जिसमें कि बॉडी इजीली रहती है. ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक हम जिस पोज में बॉडी को इजीली रख सकते हैं उसको हम आसन बोलते हैं. सो नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आसन. आसन करने से हमको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं. फर्स्ट बेनिफिट इज बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग. जब हम आसन को परफॉर्म करते हैं तो हमारी बोन्स, हमारे जॉइंट्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनकी जो एबिलिटी है रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की वो इम्प्रूव होती है, बढ़ती है. क्योंकि जब हम आसन को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस आसन को परफॉर्म करते समय हमारे अलग अलग जॉइंट्स और अलग अलग मसल्स जो हैं वो किसी एक पोजीशन में रुकते हैं. हम हमारी बॉडी को किसी एक पोजीशन में होल्ड करते हैं जिससे कि जो मसल्स की और बोन्स की जो स्ट्रेंथ है, जो एबिलिटी है रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की, वो इम्प्रूव होती है, बढ़ती है. नाउ मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग. मसल्स की जो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की एबिलिटी है उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं. और वो स्ट्रेंथ जो है मसल्स की वो डेवलप होती है बिकॉज वी आर स्टेइंग इन द सेम पोजीशन फॉर सम टाइम और फॉर लॉन्गर टाइम. जब हम किसी एक पोजीशन में ज़्यादा समय तक रुकते हैं तो मसल्स के ऊपर जो लोड है, जो वर्किंग लोड है, वो इंक्रीज होता है जिससे कि मसल्स उस लोड को ओवरकम करते हैं. और ओवरकम करने से मसल्स की जो स्ट्रेंथ है रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की वो इम्प्रूव होती है और मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन बिकम्स नॉर्मल. जब हम किसी भी आसन को परफॉर्म करते हैं देन आवर ब्लड सर्कुलेशन इज फ्लो टू दोज बॉडी पार्ट्स विच आर एक्टिवली टेकिंग पार्टिसिपेट इन पर्टिकुलर आसन. जब हम किसी आसन को परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो रक्त का प्रवाह है, जो हमारा ब्लड का फ्लो है, वो उन बॉडी पार्ट्स की तरफ होता है जो कि काम में आ रहे हैं, जो कि किसी भी कार्य को कर रहे हैं, किसी पोजीशन में हैं. और एज वी हैव लर्न ऑलरेडी अर्लियर दैट द ब्लड फ्लो इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट मसल्स. तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो जब फ्लो होता है तो इससे हमारे अलग अलग मसल्स को एनर्जी मिलती है और इससे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रहता है. यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक आसनों को परफॉर्म करने से कम होती है. तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रहेगा. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट मीन्स द ऑर्गन्स विच आर involved in respiratory system are known as respiratory organs. For example, our lungs, our nose, our windpipes, these all are respiratory organs.
जब हम किसी आसन को परफॉर्म करते हैं तो while performing that आसन we are holding our breath. So जब हम सांस को रोक रहे हैं तो सांस जो है हमारे लंग्स में एल्वोलाइज जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन आपके स्टोर होती है। तो एल्वोलाइज की जो कैपेसिटी है लंग ऑक्सीजन को स्टोर करने की वो आपके बढ़ती है। इसके अलावा जो अनयूज्ड एल्वोलाई हैं, ऐसे एल्वोलाइज जो कि नॉर्मल कंडीशन में यूज में नहीं आ रहे हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है। अनयूज्ड एल्वोलाइज जो हैं वो यूज में आना शुरू होते हैं, जिससे कि हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है, ऑक्सीजन को इंटेक करने की जो कैपेसिटी है, लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती है और इससे जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। नाउ नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीजेस। अलग अलग आसनों के थ्रू हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरीके से वर्किंग एफिशिएंसी उसकी और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, एफिशिएंसी उसकी हम बढ़ा सकते हैं। जब हम आसनों को परफॉर्म करते हैं तो ब्लड का फ्लो जो है वो पर्टिकुलर किसी एक बॉडी पार्ट की तरफ होता है और जिसकी वजह से ब्लड के साथ में जो हमने खाना खाया है, जो हमने फूड लिया है, फूड का जो डाइजेशन हुआ है, जो ग्लूकोज बना है, वो ग्लूकोज अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक फ्लो करता है थ्रू ब्लड। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है। नाउ नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथ, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी योगा के थ्रू, अलग अलग आसनों के थ्रू जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी अच्छी होती है, बढ़ती है। नाउ ग्लैंडुलर एक्टिविटीज इज स्टिमुलेटेड एंड रेगुलेटेड प्रॉपर्ली। ग्लैंडुलर एक्टिविटीज का मतलब है हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की ग्लैंड होती है। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, सेक्स, these all glands are working in our body. So these glands are responsible to सर्कुलेट और टू एस्केलेट हार्मोन्स। अब जब हम अलग अलग आसन को परफॉर्म करते हैं तो अलग अलग आसनों को परफॉर्म करने से अलग अलग आसन का जो इफेक्ट है वो अलग अलग ग्लैंड्स के ऊपर होता है और ये जो ग्लैंड है ये उत्तेजित हो जाती हैं, ये एक्साइट होती हैं और एक्साइट होने की वजह से ये हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में जो हार्मोन्स का सीक्रेशन है वो मेंटेन रहता है और इससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन्स का सीक्रेशन हो रहा है, जिससे कि ग्लैंडुलर एक्टिविटीज जो है वो भी रेगुलेट होती हैं प्रॉपर्ली। नाउ एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ एस्पिरेटरी सिस्टम। एस्पिरेटरी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसको एनहांस करता है। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो क्या काम करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है थ्रू स्वेटिंग, थ्रू यूरिन और लाइनिंग। तो जब हम योगा को परफॉर्म करते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे एस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर भी पड़ता है और जो बॉडी की इम्प्योरिटीज हैं वो और अच्छी तरीके से बॉडी से बाहर निकलती हैं, जिससे कि बॉडी क्लीन रहती है। इंटरनली जो है बॉडी की सफाई होती है, बॉडी क्लीन रहती है और इससे हमको बहुत सारी डिजीज जो है वो नहीं होती है, हमारी बॉडी प्योर रहती है। नाउ नेक्स्ट इज इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथेंड। नाउ इम्यून सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जो कि आपकी बॉडी को अलग अलग डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जब एस्केलेटरी सिस्टम के थ्रू जो इम्प्योरिटीज हैं वो बॉडी के बाहर निकल रही हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है वो प्योर रहेगी और प्योर रहने से उसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर पड़ता है, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा लंबे पीरियड तक हेल्दी रहती है, हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, बीमारियां इजीली हमको नहीं होती। नाउ देयर आर सम लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब है वो डिजीज जो कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। इट मींस द डिजीज व्हिच आर कॉज्ड बाय द ईटिंग हैबिट्स और बाय द स्लीपिंग हैबिट्स और बाय द डेली रूटीन लाइफस्टाइल इज नोन एज लाइफस्टाइल डिजीज। वो बीमारियां जो कि हमारी दिनचर्या की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे रहने के तरीके की वजह से होती हैं, उनको हम लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। इनमें से जैसे कि मान लीजिए कुछ डिजीज हैं, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, बैक पेन, आपके अस्थमा, ठीक है, ये ऐसी डिजीज हैं जो कि लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है आपकी बॉडी में जो फैट का स्टोरेज है वो बढ़ गया है, तो उस कंडीशन को हम ओबेसिटी बोलते हैं। जनरली
जो हम इसको फाइंड आउट करते हैं वो BMI है। हमने 11th क्लास में पढ़ा था, बॉडी वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर अगर आप लगाएंगे तो आपके पास में डिजिट रहेगी जो आपका BMI होगा। तो अगर आपका BMI नॉर्मल BMI से ज़्यादा है तो आपके पास में ओबेसिटी वाली स्टेज आएगी। अब ओबेसिटी की भी जो है वो 2-3 कैटेगरी होती है, ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2 लाइक दिस। तो जनरली जो ओबेसिटी है वो हमारे रूटीन से प्लस जो हेरिडिटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि ओबेसिटी होगी या नहीं। फॉर एग्जांपल आज की अगर बात करें, अगर करंट टाइम की बात करें प्रेजेंट, तो वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका, कनाडा, ये ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर की जो लाइफस्टाइल है, जो उनका खान पान है वो प्रॉपर नहीं है, ज़्यादा अमाउंट में फैट को अंदर लेते हैं, फैट का स्टोरेज होता है और इससे भी जो है आपकी बॉडी का वेट बढ़ता है और फैट जो है वो आपकी बॉडी में स्टोर होती है जिस वजह से आपका बॉडी वेट बढ़ता है। तो ये है आपके ओबेसिटी। अब ओबेसिटी को अगर किसी पर्सन को ओबेसिटी है तो उस पर्सन को योगा कैसे हेल्प करता है उसकी हेल्थ को प्रॉपर तरीके से रखने। तो सबसे पहले जो आसन आता है वो है आपके वज्रासन। योगा के थ्रू हम कुछ आसन परफॉर्म कर सकते हैं। योगा में कुछ ऐसे आसन हैं जो कि ओबेसिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो पहला है आपके वज्रासन। वज्रासन की जो पोजीशन है वो ज़्यादातर आपको पता है, फिर भी आपको बता देता हूँ। वज्रासन जो है ये ऐसा आसन है जो कि आप खाना खाने के बाद में परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर जो है इंसान दोनों घुटने फोल्ड करके बैठता है और अपनी कमर को सीधी रखता है। अब इस आसन को जब हम परफॉर्म करते हैं तो होता क्या है, जैसे ही आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपकी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो लोअर बॉडी में कम हो जाता है और ब्लड का जो फ्लो है वो अपर बॉडी में ज़्यादा रहता है। क्योंकि आपने खाना खाया है वो आपके स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, इससे जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर मिक्स होगा और उसका जो स्टोरेज है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फैट वो कम हो जाएगा। तो इससे ओबेसिटी में आपको वज्रासन करने से आपको हेल्प मिलती है। इसके अलावा है आपके पास में पादहस्तासन। ये भी जो आसन है ये भी ओबेसिटी में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के अंदर ये जो है हम खड़े होकर करते हैं। एक हाथ आपका राइट हैंड है तो आप लेफ्ट लेग के ऊपर रखेंगे और राइट जो लेफ्ट हैंड है वो आपका हवा में रहेगा ऊपर। तो इससे भी आपकी जो बॉडी है वो एक डाउन पोजीशन में आती है, ओबेसिटी को कम करता है। नेक्स्ट जो है आपके वो है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन जो है इसमें भी जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारे स्टमक के ऊपर पड़ता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इससे अच्छा होता है और इसकी वजह से जो ओबेसिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट जो अपने पास में डिजीज है वो है डायबिटीज। डायबिटीज किसको बोलते हैं? डायबिटीज जो है ये शुगर, जनरली इसको शुगर की बीमारी बोलते हैं। तो बेसिकली डायबिटीज होती क्या है, हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो जब इंक्रीज हो जाता है तो हम उसको डायबिटीज बोलते हैं। यानी कि ब्लड में जो शुगर की क्वांटिटी है, जो परसेंटेज है वो जब नॉर्मल परसेंटेज से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज बोलते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन जो है हार्मोन उसका जो सीक्रेशन है वो डिस्टर्ब होता है और इस वजह से जिस पर्सन को डायबिटीज होती है उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। बाहर से आपको उस हार्मोन को बॉडी में इंजेक्ट करवाना पड़ता है। तो डायबिटीज अगर किसी पर्सन को है तो उसको कौन कौन से आसन परफॉर्म करने चाहिए जिससे कि इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन प्रॉपर अमाउंट में होता रहे और आपकी जो शुगर है वो मेंटेन रहे। तो सबसे पहला जो आसन है वो है आपके भुजंगासन। भुजंगासन को हम कोबरा पोज या स्नेक पोज भी बोलते हैं। इसके अंदर जो है इंसान उल्टा लेटता है और दोनों हाथों के साथ अपनी बैक को ऊपर की तरफ उठाता है। तो ये है आपके भुजंगासन। अब भुजंगासन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर किसी इंसान को बैक पेन है या लोअर बैक में अगर उसको प्रॉब्लम है तो भुजंगासन उसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए या फिर किसी एक्सपर्ट की जो देख रेख है उसके अंदर ही आपको ये भुजंगासन परफॉर्म करना चाहिए इफ यू हैव बैक पेन। ना पश्चिमोत्तानासन। अगेन पश्चिमोत्तानासन जो है इसके अंदर आप सीधा लेटते हैं और आपके दोनों पाँव को ऊपर उठाकर आप पीछे की तरफ लेके जाते हैं। ये आपके पश्चिमोत्तानासन है। अगेन ये भी आपके बैक से रिलेटेड है। तो इसमें भी अगर किसी इंसान को बैक पेन है तो उसको पश्चिमोत्तानासन को परफॉर्म करने से पहले एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन ये भी इसका भी सीधा सीधा इफेक्ट है वो आपकी बैक से है और इस आसन को भी करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर तरीके से इस आसन को करें या एक्सपर्ट की जो देख रहे थे उससे अगर आप उसको करें। नेक्स्ट इज अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन में हम नीचे बैठकर जो हमारी अपर
ट्विस्ट करते हैं तो ये जो पोज है राइट साइड से आप जो है क्रॉस करते हैं और लेफ्ट हैंड जो आपका पीछे की तरफ रहता है, तो ये जो पोज है ये आपके अर्ध मत्स्येन्द्रासन। नाउ नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज अस्थमा। अस्थमा बेसिकली एक डिजीज है जो कि आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का मीन्स कि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, अस्थमा में क्या होता है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करेंगे तो आपकी जो ब्रीथ रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। छोटा मोटा काम करने से भी जो है आपकी ब्रीथ रेट बढ़ जाती है, आपकी सांस फूलने लगती है। तो बेसिकली अस्थमा में होता क्या है, तो अस्थमा में एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपकी विंड पाइप और लंग्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि हमारी विंड पाइप की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, जो डायमीटर है, उस डायमीटर को कम कर देता है। और इसके साथ में ही जो हमारी एलोलाइज है, एलोलाइज का जो एरिया है उसको भी फंगस जो है वो कम कर देती है, जिससे कि हमारे एलोलाई में, लंग्स में जो ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और इस वजह से इंसान की जो ब्रीथ है वो बढ़ जाती है, ब्रीथ रेट जो है वो बढ़ जाती है, इंसान बार बार गहरी गहरी सांस लेता है। तो ये है अस्थमा। ना अस्थमा के अंदर हम कौन कौन से आसन परफॉर्म कर सकते हैं, तो सबसे पहला है आपके सुखासन। सुखासन का मतलब है जो नॉर्मली हम नीचे जमीन पे बैठते हैं, आलती पालती मार के खाना खाते वक्त हम जिस पोज में बैठते हैं उसको हम सुखासन बोलते हैं। तो सुखासन करने से आपके अस्थमा में आपको हेल्प मिलती है। इसके अलावा चक्रासन, चक्रासन को हम रेनबो पोज भी बोलते हैं। सीधा कमर पर लेट के हम दोनों अपने सारे बॉडी को उठाते हैं, एक इंद्रधनुष का शेप बनता है, उसको हम बोलते हैं चक्रासन। नेक्स्ट गौमुखासन, गाय के मुंह के जैसा जो हमारा पोज बनता है, दोनों पांव क्रॉस होते हैं और दोनों हाथ पीछे जाके हम बॉडी को स्ट्रेच सकते हैं, ये है आपके गौमुखासन। इसके बाद में पर्वतासन, दोनों हाथों और दोनों पाँव के सारे हम अपने हिप्स को जब उठाते हैं ऊपर तो ट्रायंगल बनता है, तो ये जो चीज़ है आपकी पर्वतासन है। इसके बाद में अगेन भुजंगासन, कोबरा पोज जो कि हमने डिस्कस किया था, उल्टा लेट के हाथों के सारे हम अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करते हैं ऊपर की तरफ, ये है आपके भुजंगासन। फिर पश्चिमोत्तानासन, अभी अपने डिस्कस किया था, सीधा लेटते हैं, दोनों पाँव पीछे जाते हैं और ये है आपकी पश्चिमोत्तानासन। और इसके अलावा एक आपकी मत्स्यासन। मत्स्यासन के अंदर जो है हम आलती पालती मार के दोनों हाथों को क्रॉस में दोनों पाँव के अंगूठे पकड़ते हैं और उसके बाद हम नीचे लेट जाते हैं, ये है आपके मत्स्यासन। तो ये सारे आसन जो हम परफॉर्म करते हैं, इन आसनों को परफॉर्म करने से इन सारी डिजीज में हेल्प मिलती है।